व्हाइट रूम एक ऐसी जगह जहाँ पे एक जीनियस पैदा किया जाता है, एक ऐसा जीनियस जो लीड कर सकता है किसी भी फील्ड को, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, साइंस हो, ह्यूमैनिटी हो या फिर स्पोर्ट ही क्यों ना हो। बट सवाल अभी भी यही है, व्हाइट रूम को रियल लाइफ में बनाया जा सकता है? इसके जवाब यस और नो दोनों ही है, क्योंकि ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि व्हाइट रूम का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। आप में से 99% लोग इसे फॉलो ही नहीं कर सकते, बाकी के बचे 1% लोग शायद से वो इंसान ही नहीं होंगे। लेकिन चिंता मत करिए, मैंने आपके लिए इसे थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल बना दिया है। पॉसिबल है लेकिन अभी भी ब्रूटल है। तो क्या आप इतना हिम्मत रखते हैं कि आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकें? अगर हाँ तो मैं बता दूं, इस प्रोसेस में 6 स्टेप्स हैं, तो चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। व्हाइट रूम पूरी तरह से व्हाइट कलर से घिरा हुआ था। व्हाइट कलर जो रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी या फिर क्लीननेस। इस रूम में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे। हालांकि तुम सब अपना एक पर्सनल रूम लेकर उसे व्हाइट कलर से पेंट कर पाओ, ये पॉसिबल नहीं है। वैसे में हमें अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करने से मतलब है तुम्हें हर उस चीज को हटा देना जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। तुम्हें अपने घर पे एक फिक्स प्लेस को चूज कर लेना है और वहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक फिक्स काम ही करना है। जैसे तुम स्टडी के लिए एक फिक्स प्लेस चूज कर लो और जब भी तुम वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे सिर्फ स्टडी करना। तुम वहाँ पे स्टडी को छोड़ के कुछ और नहीं कर सकते। इमोशन इज वीकनेस, ये अपने आप में ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। व्हाइट रूम एक इंसान से उसके इमोशन को खत्म कर देता है। व्हाइट रूम में तुम्हारे आंख के सामने तुम्हारे साथ का इंसान तड़पता हुआ दिखेगा, क्योटाका अयानो कोजी, जिसके अंदर इमोशन का एक तिनका भी नहीं है। वो दूसरों की इमोशन तो छोड़ो, खुद की इमोशन तक को नहीं समझता है, जिससे सिर्फ जीतने से मतलब है। उसका इमोशनलेस होना उसे सपोर्ट करता है कि वो कोई सा भी कदम ले सकता है। क्योटाका के ऊपर चाहूँ तो मैं पूरी मैनिपुलेशन सीरीज खत्म कर सकता हूँ। खैर, टॉपिक ये है कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हो। अगर आप क्योटाका जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो या फिर मैं बोलूं इमोशनलेस बनना चाहते हो, तो इसका प्राइस बहुत बड़ा है जो आप दे नहीं सकते हो। प्राइस का मतलब यहाँ पैसों से नहीं, प्राइस है आप खुद। इमोशनलेस बनने के लिए तुम्हें खुद को खोना पड़ेगा। तो क्यों ना कुछ प्रैक्टिकल चीजों पे बात करते हैं जो आप कर सकते हो। जैसे कि तुम खुद को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ जिससे तुम्हें किसी इंसान से फर्क ना पड़े। तुम्हें अपने रिजल्ट को लेकर ना कोई एक्साइटमेंट हो ना कोई रिग्रेट। इस टॉपिक पे बात करके मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख सकें। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा टूल जो आपको बहुत ज्यादा पावर देता है कि आप किसी इंफॉर्मेशन या फिर टूल को बहुत अच्छे से समझ सके। टूल से मेरा यहाँ मतलब किसी सामान से नहीं है, या आप पता होगे टूल से मेरा क्या मतलब है। क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम इन्फॉर्मेशन को कैसे एनालाइज करते हो। तो तुम किसी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए उसे 2 स्टेप में ब्रेक डाउन कर सकते हो। सबसे पहले स्टेप में पता करो कि जो इन्फॉर्मेशन की सोर्स है वो रेलिवेंट है कि नहीं, उस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं। सेकंड स्टेप में तुम्हें इन्फॉर्मेशन का लॉजिक या फिर प्रूफ ढूंढना है। तुम किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हो तो ये 2 स्टेप जरूर फॉलो करना। इसके बाद तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज करनी है, तुम्हें खुद की सोच को ही चैलेंज करना पड़ेगा। इससे तुम्हारी सोच और भी ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि अगर तुम अपने ख्यालों पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप क्रिटिकल थिंकिंग की जगह ओवर थिंकिंग को मास्टर कर बैठेंगे। तो इसलिए तुम्हें अपने ख्यालों की सीमा को तय करना पड़ेगा। इसी के साथ क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए तुम्हें चेस या फिर सुडोको जैसे माइंड गेम्स खेलने हैं। चेस इसमें से मेरा फेवरेट है, क्योंकि चेस में आप फ्यूचर मूव प्लान करके प्रेजेंट में एक्शन लेते हो, जिससे आप अपनी फॉरवर्ड थिंकिंग को बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हो। एक ऐसा हथियार जो सिर्फ एक रूम में रखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा हथियार जो सोशलाइज हो सकता है। वो लोगों से घुल मिल के उन्हें इस्तेमाल कर सकता है, उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से मैनिपुलेट करता है। दोनों में से कौन सा हथियार सबसे खतरनाक है? ऑफ कोर्स सेकंड वन। व्हाइट रूम का पर्पस ही था एक ऐसा जीनियस पैदा करना जो एक लीडर भी हो। एक लीडर बिना सोशलाइज हुए कैसे लीड कर सकता है, सो खुद को सोशलाइज कैसे करे। सबसे पहले मैं बता दूं कि सिर्फ एक जेंडर से सोसाइटी नहीं बनती है। आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे अपोजिट जेंडर से बात करने की कोई नीड नहीं है, तो एक बार खुद से पूछिए कि आप बात कर भी सकते हैं या फिर तुम एक मुखौटा पहन रहे हो जिससे तुम अपनी कमी या फिर मैं कहूँ अपने डर को छुपा सको। देखो, अगर तुम अपोजिट जेंडर से बात कर सकते हो फिर भी नहीं कर रहे हो, तब यहाँ पे ठीक है। या फिर तुम्हें डर लगता है अपोजिट जेंडर से बात करने में, तो तुम्हें अपने ऊपर काम करने की नीड है। इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो फ्यूचर में उतना हेल्पफुल रहेगा। सो इसे आप अकेले तो नहीं डेवलप कर सकते, क्योंकि सोशलाइज होने के लिए सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें चुनना पड़ेगा कुछ ऐसे इंसान जो तुम्हें हेल्प करे ये चीज डेवलप करने में। उन्हें पढ़ो, उन्हें समझो, लेकिन तुम उनसे इमोशनली अटैच नहीं हो सकते, नहीं तो तुम खुद के इमोशन से कंट्रोल खो दोगे, जो कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये प्रोसेस ब्रूटल होने वाला है, क्योंकि एक मास्टरपीस को तैयार करने के लिए बहुत से लोग इस्तेमाल किए जाते हैं और शायद ये बात वो लोग कभी जान ही नहीं पाए कि वो इस्तेमाल हो चुके हैं।
तुम फिजिकली वीक होना अफोर्ड नहीं कर सकते। कई बार तुम ऐसी सिचुएशन से गुजरोगे जिसमें तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। आप सब चीज कैलकुलेट कर चुके रहोगे, आपके पास एक परफेक्ट प्लान होगा, लेकिन उसे एक्सिक्यूट करने के लिए जो फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए अगर वो आपके पास नहीं हुई तो तुम हार जाओगे। तो फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप कैसे करनी है? अगर तुम्हारे पास जिम का एक्सेस है तो जिम जाओ, और अगर तुम जिम नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर तुम होम वर्कआउट करना चाहते हो तो कैलिस्थेनिक्स सबसे बेस्ट है। अगर तुम्हें कैलिस्थेनिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। वर्कआउट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर न्यूट्रिएंट, और तुम्हारा सबसे ज्यादा फोकस इसी चीज पे होना चाहिए। अपने पूरे दिन का न्यूट्रिएंट प्रोटीन सब कंप्लीट करना है। तुम्हारा जितना वेट है तुम्हें उतना पर ग्राम प्रोटीन चाहिए, जिसे फॉलो करना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। तुम्हें खुद की प्रोग्रेस को हर वीक एनालाइज करना पड़ेगा और अपने गोल को हर वीक अपडेट करना पड़ेगा, और अपडेट के साथ ये गोल और भी ज्यादा हार्ड होता जाएगा। जो तुम्हारी काबिलियत को चेक करने वाला है वो एक बहुत ही ज्यादा क्रूल इंसान है। तुम ऐसा मान सकते हो कि उसके अंदर इमोशंस की कमी है। जी हाँ, आप ही की बात हो रही है। अब बात अगर हम गोल्स की कर रहे हैं तो क्यों ना हम ये डिस्कस कर लें कि गोल कैसा होना चाहिए। क्योंकि तुम अभी व्हाइट रूम के स्टार्टिंग फेज में हो, तो इस बात का हम ख्याल करते हुए टेबल बनाते हैं जिसे तुम्हें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें हेडिंग्स होंगी करने की इच्छा, बनने की इच्छा और पाने की इच्छा। करने की इच्छा जैसे कोडिंग, कम्युनिकेशन एंड चेस। बनने की इच्छा कोडर, एक कॉन्फिडेंट स्पीकर और एक अच्छा प्लेयर। पाने की इच्छा में आपकी पसंदीदा चीज होगी, वो विक्ट्री भी हो सकती है। तो अगर तुम अभी तक यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो तुमने इस बात को नोटिस कर लिया होगा कि ये जो प्रोसेस है वो एक रात का प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस तुमसे मांगेगा टाइम और तुम्हारा एफर्ट, और इस गोल को तुम्हें ब्रेक डाउन करना है वीकली गोल्स में। तुम्हारा वीकली गोल्स स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंडेड। तुम्हें कोई भी ऐसा फैसिनेटिंग गोल नहीं चूज करना जो तुम कंप्लीट ही ना कर पाओ, ना तुम इस व्हाइट रूम को एक दिन भी फॉलो नहीं कर पाओगे। और एक बात जो मैं तुम्हें याद दिला दूं, गोल्स हर वीक हार्ड होते रहने चाहिए। चलो देखते हैं कितने लोग इसे फॉलो कर पाते हैं। सो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर तुम्हें इमोशन कंट्रोल के ऊपर वीडियो देखनी है तो सामने एक वीडियो आ रही है, उसके ऊपर क्लिक कर दो।